नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी माँ की जिसका बेटा उसे एयरपोर्ट पर भूख प्यास से तड़पता हुआ छोड़कर चला गया। फिर माँ बनी करोड़पति। आखिर कैसे? और फिर माँ ने दी अपने बेटे को उसके बुरे कर्मों की सजा। एयरपोर्ट पर एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत काफी देर से एक जगह पर बैठी हुई है और वह बार बार अंदर की ओर देखे जा रही है और उस औरत को बैठे बैठे कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन ना तो उसे कोई लेने आया और ना ही उसके साथ किसी को उन सफाई कर्मचारियों ने देखा था। वह सफाई कर्मचारी अमन जब सुबह अपनी ड्यूटी पर आया था, तब उसने उस बूढ़ी औरत को वहां बैठे देखा था और अब उसके लंच का समय हो चुका था, लेकिन अब तक वह बूढ़ी औरत वहीं बैठी थी और लगातार सूनी आंखों से एयरपोर्ट में अंदर की तरफ देखे जा रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। उस बुजुर्ग महिला को उस अवस्था में देखकर सफाई कर्मचारी को उस पर तरस आ गया और वह उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कहता है, अम्मा जी, आप कहाँ जाएंगी और यहाँ आप किसका इंतजार कर रही हैं? क्या आपको कोई लेने आ रहा है? अमन के सवाल पूछने पर वह बूढ़ी औरत बोली, बेटा दीपांशु, मेरा बेटा अभी अंदर गया है। पता नहीं उसे क्यों इतना समय लग गया। तुम जाकर अंदर पता कर सकते हो क्या कि वह अभी तक क्यों नहीं आया? दरअसल मैं अपने बेटे के साथ ही यहाँ तक आई हूँ। वह मुझे अपने साथ मुंबई लेकर जा रहा है। अगर हो सके तो मेरे बेटे को बुला दो, वह अंदर गया है। पता नहीं कैसे इतना समय लग गया, शायद आता ही होगा। तब अमन कहता है, अम्मा जी, आपका बेटा जब आ जाए तब आप उसके साथ चली जाना। अगर आपको भूख लगी हो तो मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं? वह बुजुर्ग औरत हाथ जोड़कर मुस्कुराती हुई बोली, नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे खाने के लिए पूछा तो सही, लेकिन तुम परेशान मत हो। मेरा बेटा किसी भी समय आता होगा और अगर मैं उसे यहाँ नहीं मिली तो वह परेशान हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। अमन समझ चुका था कि अब इन वृद्ध माताजी का बेटा कभी वापस नहीं आएगा। वह बोला, माँ जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ रोज तीसरे दिन ऐसे कोई ना कोई तो मिल ही जाता है जिसका बेटा बहू या उसके बच्चे उसे यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और यही नहीं, कभी मंदिर में, कभी सड़कों पर। ऐसे ही आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को कहीं भी छोड़कर चले जाते हैं। इस पर वह अम्मा जी थोड़ी नाराज होती हुई बोली, नहीं बेटा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो? नहीं ना? फिर तुम यह कैसे कह सकते हो कि मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है? यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो अंदर जाकर देखो, वह अंदर ही कहीं होगा। अमन अंदर देख कर आया और आकर बोला, देखा माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपका बेटा अंदर कहीं नहीं है। यह सुनकर वह थोड़ी परेशान हो गई, फिर भी वह खुद को समझाती हुई बोली, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ काम आ गया हो, थोड़ी बहुत देर बाद आ जाएगा। अब अमन भी वापस अपने काम में लग गया और अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी और अमन अपने घर जाने को था। अंधेरा होने लगा था और एयरपोर्ट पर लाइट्स भी जल गई थीं। अब गर्मी कुछ कम थी। शाम के समय थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी थी। बेचारी बूढ़ी औरत अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी और ठंड से कांप रही थी। अमन एक भला आदमी था। उसने उस वृद्ध महिला के पास आकर कहा, माँ जी, आपका कुछ नाम पता, आपको कुछ पता है?
वे महिला बोली, बेटा, मेरा नाम राजरानी है और मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आई थी। दरअसल वह कुछ दिन पहले ही मुझे गांव से यहाँ शहर लेकर अपने पास लेकर आया था और अब बड़े शहर में उसका तबादला हो गया है, तो वह मुझे अपने साथ लेकर वहीं जा रहा था। कब से उसका इंतजार कर रही हूँ पर नहीं आया। सफाई कर्मचारियों ने उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। वह बोला, माताजी, यदि आपका मन हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। अगर आप चाहें तो सुबह यहाँ वापस आ जाइएगा। इस पर राजरानी जी बोली, नहीं बेटा, अगर मैं यहाँ से चली गई और मेरा बेटा दीपांशु यहाँ आया तो वह मुझे ढूंढेगा और अगर मैं नहीं मिली तो वह कितना परेशान हो जाएगा। तुम जाओ बेटा, मैं ठीक हूँ। अमन राजरानी जी को शॉल उड़ाता हुआ बोला, अब आप मुझे बेटा कह ही रही हैं तो आप यहाँ आराम से बैठिए। मैं अपने साथी को कहकर जाता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत लगे तो बता दीजिएगा। और हाँ, आप यह शॉल ओढ़ लीजिए क्योंकि रात के समय सर्दी पड़ने लगी है, खामखा आप बीमार हो जाएंगी। तब राजरानी जी ने शॉल ले ली और उसे ओढ़कर बैठ गईं। वह अमन को लाखों दुआएं देने लगीं। अब अमन को भी काफी समय हो गया था, अतः वह भी अपने घर के लिए निकल गया और अपने घर जाकर उसने अपनी पत्नी को आज की घटना के बारे में बताया। इधर राजरानी जी भूखी प्यासी बैठी थीं और अपने बेटे का इंतजार करती रहीं। ठंड से सिकुड़ते हुए उन्होंने ऐसे ही पूरी रात बिता दी। अब वह बहुत चिंतित थीं क्योंकि वह वहां अपने बेटे के अलावा किसी और को जानती भी तो नहीं थी। एक अमन ही था जिसने आगे बढ़कर मदद देना चाहा, लेकिन अब तो वह भी नहीं था। वे बेचारी पूरी रात ठंड में ऐसे ही बैठी रहीं। अगली सुबह जब अमन वापस अपने काम पर आया तो उसने देखा कि राजरानी जी अभी भी वहीं बैठी हुई थीं। अमन ने आते ही सबसे पहले उनसे बात की और पूछा, अम्मा जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया क्या? नहीं बेटा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया, रोती रोती राजरानी जी बोली। तो अमन ने उन्हें पानी पिलाकर शांत किया और बोला, अम्मा जी, मैंने आपसे नहीं कहा, लेकिन मुझे कल ही शक हो गया था। आप माने या ना माने, आपका बेटा आपको यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है और अब वह आपको लेने कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनते ही राजरानी जी हिड़कियां मारकर रोने लगी। उनकी हालत देखकर अमन को उन पर बहुत तरस आ रहा था। उसने कुछ न कहा। वह सोचने लगा कि अब शायद यह माताजी अपने किसी जानकार के यहाँ या फिर अपने घर वापस लौट जाएंगी। अमन अपना काम करने के लिए चला गया और राजरानी जी वहीं बेंच पर बैठी बैठी रोती रहीं और अचानक बेंच से गिर पड़ी तो वहां लोगों का जमावड़ा लग गया और आसपास के सभी लोग वहां आने लगे। लोगों की भीड़ को देखकर अमन भी वहां आया। एयरपोर्ट के अन्य कर्मचारी भी वहां एकत्रित हुए थे। अमन ने आकर देखा कि राजरानी जी नीचे जमीन पर गिर गई थी। वह थोड़ा घबरा गया। उसने उन्हें तुरंत उठाया और फिर से बेंच पर लिटाया। इतने में एयरपोर्ट के अन्य कर्मचारी वहां उपस्थित एक डॉक्टर को ले आए, जिसने आकर बताया कि वह औरत कमजोरी के चलते बेहोश हो गई थी। पानी की छींट मारकर उन्हें होश में लाने के बाद सभी अपने अपने काम पर लग गए और अमन ने उनसे पूछा, माँ जी, आप बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर ने बताया कि कमजोरी हुई थी। क्या आपने कल से कुछ भी नहीं खाया? राजरानी जी ने नामी गर्दन हिलाते हुए कहा, बेटा,
मैं तो यहाँ अपने बेटे के भरोसे ही बैठी थी। मुझे क्या पता था कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा। मेरे पास एक पैसा भी नहीं था जो मैं कुछ खरीद भी पाती। अमन को उनकी दशा पर और ज्यादा तरस आ रहा था। वह बोला, माँ जी, आप मेरे साथ चलिए, पहले कुछ खा लीजिए, फिर कुछ बात कीजिएगा। अमन राजरानी जी को लेकर वहीं पास की एक कैंटीन में लेकर पहुंचा और उसने राजरानी जी के लिए खाना मंगवाया। अब उसने उनसे बातों बातों में जानने की कोशिश की। वह बोला, माँ जी, आप कब से यहाँ बैठी थीं? अब जब आपको पता चल ही गया है कि आपका बेटा अब आपको लेने वापस नहीं आएगा, तो आप अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती? आप अब अपने घर वापस लौट जाना, यहाँ तो आपकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। राजरानी जी बोली, बेटा, मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? मेरे बेटे ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। मतलब? चौंकते हुए अमन ने कहा। तो राजरानी जी ने बताया कि विदेश जाने से पहले उनका बेटा जब उन्हें लेने गांव आया था तो उसने कहा था, माँ, अब मैं आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आया हूँ, चलिए मेरे साथ। और अब हमारा वापस आना नहीं होगा तो हम घर को बेच चलते हैं। उसने मेरा घर भी बेच दिया। अब मेरे पास सड़कों पर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। यह कहती कहती वह रोने लगी। उनकी दशा देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था, पर वह करता भी क्या? बेचारा वह खुद एक छोटी सी नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, इसलिए वह कुछ न कह सका। उसने उन्हें शांत कराया और खाने का बिल देकर वहां से चला गया। शाम को जब वह अपने काम से घर वापस लौटने लगा तो देखा कि राजरानी जी एयरपोर्ट के बाहर फुटपाथ वाली जगह पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसके आसपास कुत्ते भौंक रहे थे और वह बूढ़ी औरत कुत्तों से बचने के लिए वहीं पड़ा पत्थर उठाकर उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी और इसी कारण वे कुत्ते और ज्यादा भौंक रहे थे, जिनकी आवाज से आसपास के और कुत्ते भी दौड़े आ रहे थे और वह बूढ़ी औरत बेचारी डरते डरते उन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी और धीमे कदमों से पीछे हट रही थी। वहीं पर लगी एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसने देखा तो पता चला कि यह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि राजरानी जी हैं। और अब यह सब देखकर अमन से रुका न गया। वह वहां गया और एक डंडे से कुत्तों को भगाकर राजरानी जी को एक तरफ बिठाया। वह थोड़ा साइड में जाकर अपनी बीवी को फोन मिलाता है और अपनी पत्नी को आज का सारा वाकया बताते हुए कहता है, वीना, मैं अपनी माँ को तो पैसों की कमी के कारण नहीं बचा पाया, लेकिन अगर कभी मैंने जाते जाते देखा कि इन अम्मा जी के साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं शायद खुद को कभी माफ ना कर पाऊं। और फिर अब कुछ हो या ना हो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो हम इन्हें दे ही सकते हैं। और बूढ़े आदमी को क्या चाहिए? अगर तुम कहो तो मैं इन्हें अपने साथ घर ले आऊं। वीना काफी समझदार थी। वह बोली, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें सही लगता है तो ले आओ। हमसे जैसा बन पड़ेगा वैसे हम उनकी मदद करेंगे और फिर जैसे हम सब खा पी रहे हैं सोच लेंगे घर में एक और सदस्य बढ़ गया है। यह सुनकर अमन बहुत खुश हुआ और राजरानी जी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसका घर बहुत छोटा था, जहां वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। राजरानी ने जब यह देखा तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम लोग मेरे कारण परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं, ईश्वर ने मेरे नसीब में जो लिखा है होगा तो वही, इसलिए परेशान मत हो, मैं कहीं और रह लूंगी। अमन कहता है, नहीं माँ जी,
हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं होगी, उल्टा खुशी होगी, है ना वीना? वीना ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ माँ जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं है। और फिर अभी आपने ही तो कहा कि जो आपके नसीब में है वही होगा। तो बस आप मान लीजिए कि अब से आपके नसीब में इस घर में रहना ही लिखा है। अंदर आइए माँ जी, और इसे अपना ही घर समझिए। वीना राजरानी जी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले आई, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और पानी लाकर दिया। फिर परिवार के सभी लोग एक साथ खाना खाने बैठे। राजरानी जी अभी तक थोड़ी सी असहज महसूस कर रही थी। वे भी सबके साथ खाना खाने लगी। वीना ने कहा, माँ जी, हमारे घर में थोड़ी कम जगह है, लेकिन हमारे दिल में आपके लिए बहुत जगह है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और हमें अपने बच्चों की तरह ही समझें। जैसे घर के बाकी सदस्य रहते हैं, वैसे ही आज से आप भी इस घर की सदस्य हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे बताएं। राजरानी जी वीना की बात सुनकर आंखों में आंसू भरकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, सदा खुश रहो बेटी। उम्र के जिस पड़ाव में मुझे मेरे अपने बेटे ने ठुकरा दिया, वहां तुम दोनों ने मेरा इस मुश्किल घड़ी में साथ दिया है। आज के बाद तुम ही मेरे बेटा और बहू हो। उनके आंसू पोंछती हुई वीना बोली, बस माँ जी, अब खाना खा लीजिए। सब लोगों ने खाना खाया और सब सो गए। अगली सुबह अमन नहा धोकर अपने काम पर निकल गया और बच्चे स्कूल चले गए। घर पर केवल राजरानी जी और वीना बची थीं। वे दोनों पूरा दिन घर में बातें करती रहीं। वीना ने अपने घर परिवार और परिस्थितियों के बारे में सब बताया, और वैसे ही राजरानी जी ने अपनी बहू बेटे की करतूतें वीना को बताईं, जिन्हें सुनकर वीना अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई। माँ जी, आपका बेटा बहू कितने घटिया इंसान है। भला अपनी माँ के साथ ऐसा कौन करता है? वह दोनों अभी आपका दुख नहीं समझ पाएंगे। उन्हें यह सब तब पता चलेगा जब उनके साथ भी ऐसा ही होगा। राजरानी जी वीना से कहती है, बेटा, तुम्हारे घर में चाहे कितनी भी कम जगह हो, पर तुम्हारा दिल और तुम्हारी नीयत बहुत साफ और नेक है। तुम परेशान मत हो। आज नहीं तो कल ईश्वर तुम्हें इसका फल जरूर देगा। अब शाम को अमन आया और सबने साथ बैठकर खाना खाया और खूब गप्पे मारी। धीरे धीरे राजरानी जी भी परिवार में घुल मिल गई थीं। दिन बीतते रहे और ऐसे ही सबका काम चल रहा था। राजरानी जी अब इस परिवार के सदस्य की तरह ही घर की हर क्रियाविधि में भाग लेती। अब वीना भी बहुत से कामों से निश्चिंत हो गई थी, जैसे बच्चों को देखना, बाजार से सब्जियां लाना। इसी तरह की अनेक छोटी मोटी जिम्मेदारियों से वह मुक्त हो गई थी और वह इस बात से बहुत खुश थी। वह हमेशा ही कहती थी कि हमारे घर में किसी बुजुर्ग की कमी बहुत खलती है, जो कि अब राजरानी जी के आने से पूरी हो गई थी। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ उस पेड़ का वजूद होती है, इसी तरह घर का बड़ा बुजुर्ग भी परिवार के लिए उस जड़ के समान ही होता है। और अमन के परिवार रूपी पेड़ को राजरानी जी के आने से एक मजबूत जड़ मिल गई थी। पूरा परिवार सुखी सुखी रह रहा था। राजरानी जी ने एक बार अमन से कुछ काम करने के लिए कहा था, लेकिन अमन ने साफ मना कर दिया। वह बोला, माँ, अगर मेरी जगह आपका अपना बेटा होता, क्या तब भी आप उससे यही कहती, मुझे आपसे काम कराना पड़े? अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं माँ, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं और वीना दोनों है ना। आप घर पर आराम से रहिए, अपना और बच्चों का ध्यान रखिए। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। वीना भी कहीं काम देख लेगी।
और अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप परेशान मत होइए। यह सब सुनकर राजरानी जी कुछ और न कह पाईं और चुपचाप गर्दन हिलाकर बैठ गईं। यह सब देखकर वीना हंसने लगी और बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, पर आप ही थीं, आप मेरी सुनती ही कहाँ हैं। अब ठीक है, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा, आपके बेटे ने जो कह दिया। यह कहकर वीना जोर से हंसने लगी और राजरानी जी के पास आकर उसने कंधे पर हाथ रख के बोली, माँ जी, आप खामखा परेशान होती हैं, आप निश्चिंत रहें, सब हो जाएगा। यह कहकर वीना किचन में चली गई और सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर लाई। नाश्ता करके अमन और बच्चे स्कूल चले गए और वीना घर के कामों में लगी थी। तभी राजरानी जी ने कहा, बहू, मैं सब्जियां ले आती हूँ, मुझे थैला दे दो। राजरानी जी थैला लेकर सब्जियां खरीदने निकल गईं। बाजार से जब वह सब्जियां खरीद कर लौट रही थी, तो हाथ में एक छोटा सा माइक लेकर एक लड़का लॉटरी की टिकट बेच रहा था, जिसमें एक टिकट 10 रुपए की थी और लॉटरी की रकम 10 करोड़ रुपए थी। न जाने राजरानी जी के मन में क्या आया कि उन्होंने वह टिकट खरीद ली और वह घर चली गईं। घर जाकर उन्होंने सब्जियां वीना को दे दी। वीना जब घर के कामों से फ्री होकर बैठी तो राजरानी जी ने उसे वह टिकट दी और कहा, बेटा, इसे संभाल कर रख ले, क्या पता हमारा नसीब भी खुल जाए। वीना बोली, माँ, यह आप क्या ले आईं? यह सब झूठी बातें होती हैं, मैंने आज तक किसी की लॉटरी लगती नहीं देखी। खैर, कोई बात नहीं, आपका मन है तो मैं इसे रख लेती हूँ। यह कहकर वीना ने वह लॉटरी की टिकट अपने पर्स में डाल दी। अब राजरानी जी जब भी सब्जियां लेने जाती तब ही एक टिकट ले आती और जब महीने के अंत में उन टिकटों के विजेता की घोषणा होने वाली थी, तब उस लड़के ने टिकट देते समय बताया कि माँ जी, आप टीवी पर यह वाला चैनल चला कर रखना, इस पर लॉटरी का विजेता घोषित किया जाएगा और अपनी टिकटों को भी संभाल कर रखना। टीवी पर जो पता बताया जाएगा, आपको टिकट लेकर वहां जाना होगा। अगर आपका नंबर आ जाता है तो, मतलब अगर आपकी लॉटरी लग जाती है तो, ठीक है। राजरानी जी ने सारी टिकट वीना को संभाल कर रखने के लिए दी थी और जाकर वीना से वह टिकटें मांगने लगी। वह बोली, वीना, कल बहुत ज़रूरी दिन है बेटा, कल लॉटरी का विजेता घोषित किया जाएगा। इस बारे में वीना या राजरानी जी ने अमन को नहीं बताया था और राजरानी जी ने इस बार भी वीना को रोक दिया। वे बोली, वीना, रहने दो, जब लॉटरी लग जाएगी तब बता देंगे और अगर नहीं लगी तो सोच लेंगे कि हमारे इतने पैसे खो गए। मन का क्या समझाना है बेटा, खामखा अगर अमन ने भी उम्मीद लगा ली तो उसे भी दुख होगा, इसलिए रहने देते हैं। वीना भी मान गई और दोनों अमन के जाने के बाद टीवी खोलकर बैठ गईं और अब लॉटरी का विजेता घोषित किया जाना था। वीना राजरानी द्वारा लाई गई 5 टिकटें अपने सामने रखकर बैठ गई और जैसे जैसे लॉटरी का विजेता घोषित किया जा रहा था, वैसे वैसे वह उन टिकटों को चेक कर रही थी। लॉटरी के 3 विजेता घोषित होने थे। पहले विजेता को 10 करोड़ रुपए, दूसरे विजेता को 5 करोड़ रुपए और तीसरे विजेता को 50 लाख रुपए का इनाम था। राजरानी जी और वीना दोनों ही हाथ जोड़कर बैठी थीं और ईश्वर का नाम लिए जा रही थी, इस आस में कि उनकी लॉटरी लग जाए। तीसरे विजेता से बताना आरंभ किया गया। सबसे पहले तीसरे विजेता का नंबर घोषित किया गया, उसके बाद दूसरे विजेता का, लेकिन राजरानी जी की एक भी टिकट में उन दोनों में से एक भी नंबर नहीं आया। लेकिन अभी भी एक मौका बाकी था और वे दोनों
टीवी पर नजरें गड़ाए बैठी रहीं। जैसे ही तीसरा विजेता घोषित किया गया तो वे दोनों अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गईं, क्योंकि तीसरे नंबर की टिकट यानी जो पहला विजेता था, जिसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलना था, वह विजेता भी कोई और निकला। टिकट का नंबर कुछ और था। राजरानी जी के पास स्थित टिकट में से एक का भी नंबर उससे मेल नहीं खा रहा था। गुस्से में आकर वीणा उन टिकटों को फेंकने लगी। तभी टीवी पर घोषणा करने वाले एंकर ने कहा, माफी चाहेंगे दर्शकों, किंतु यहाँ एक छोटी सी गलती हुई है। यह जो पहला विजेता है, इसके लॉटरी टिकट की संख्या कुछ और है। गलती पढ़ने वालों से हुई है। और अब उस एंकर ने प्रथम विजेता की लॉटरी की टिकट का नंबर घोषित किया और जैसे ही वीणा और राजरानी जी ने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि राजरानी जी कल जो टिकट लेकर आई थीं, वही टिकट प्रथम विजेता थी। और यह देखकर दोनों फूली न समाई और खुश होकर नाचने लगीं। दोनों बहुत ज्यादा खुश थीं। वीणा और राजरानी जी बहुत खुश थीं और खुशी के मारे वे दोनों उछल रही थीं कि तभी अमन घर आ गया। दरअसल अपने कुछ जरूरी कागजात वह घर पर भूल गया था, जो कि कई दिनों से एयरपोर्ट वाले उससे मंगा रहे थे, पर वह भूल जाता था। और आज वह उन्हीं कागजों को लेने के लिए वापस आया था। उसने अपनी माँ और अपनी पत्नी को इतना खुश देखा तो वह हंसता हुआ बोला, अरे वाह, क्या बात है, आज तो आप दोनों बहुत खुश हैं। क्या मिल गया आप दोनों को? बैग रखता हुआ अमन बोला। तब खुशी के मारे वीणा उसके गले लगती हुई बोली, अब तुम्हें यह छोटी सी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अब सब अच्छा होगा। तब अमन उसे खुद से दूर करता हुआ बोला, क्या कर रही हो वीणा, हद करती हो। राजरानी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, अगर तू सुनेगा तो तू भी खुशी से फूला न समाएगा। तब अमन ने पूछा, आखिर ऐसा हुआ क्या है, अब बता भी दो। तब राजरानी जी ने उसे लॉटरी की टिकट दिखाई और टीवी पर जो नंबर दिखाया जा रहा था वह भी, जिसे देखकर अमन को खुद पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह बोला, क्या सच में हमारी लॉटरी लग गई है माँ? राजरानी जी खुश होते हुए बोली, हाँ बेटा, अब हमारे बुरे दिन चले गए, अब तो बस खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तू आज अपने काम से छुट्टी ले ले, हमें इस पते पर जाना है, यहाँ इनाम की राशि हमें दी जाएगी। अमन ने फोन किया और आज की छुट्टी लेकर वह राजरानी जी को लेकर उस पते पर पहुंचा जहां इनाम की राशि दी जानी थी। और क्योंकि रकम बहुत बड़ी थी, इसीलिए न्यूज़ पर दिखाया जा रहा था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों विजेता वहां पर उपस्थित थे, जिन्हें बारी बारी से इनाम की राशि दी जा रही थी। राजरानी जी का बेटा मुंबई में रहता था, पर वह अपने शहर का हाल चाल जानने के लिए ऑनलाइन कुछ खबरें देख लिया करता था, कुछ न्यूज़ चैनल जिन्हें वह डेली देखता था। जैसे ही उसने न्यूज़ खोली तो उस पर अपनी माँ को देखकर वह चौंक गया। और जब उसे पता चला कि उसकी माँ 10 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई है, तो वह फूला न समाया और अपनी माँ को लूटने के इरादे से वह अपने शहर के लिए निकल पड़ा। पर वह जाता कहाँ, उसे तो एड्रेस ही नहीं पता था। उसने एयरपोर्ट पर कर्मचारियों से पूछा तो उसे अमन के घर के बारे में पता चला। वह अमन के घर जा पहुंचा, किंतु अमन और उसका परिवार वहां से शिफ्ट हो चुके थे। और होते भी क्यों ना, भला कभी किसी करोड़पति को एक छोटे से कमरे के घर में रहते हुए देखा है? वह तो उनकी मजबूरी थी, जिस कारण वे वहां रह रहे थे, और ईश्वर ने आज उन्हें इस लायक कर दिया तो वह अपने नए घर में चले गए। जब राजरानी जी का बेटा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो ताला लगा है। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला
कि अमन और उसका परिवार एक हाई फाई सोसाइटी में रहते हैं, जहां उन्होंने अपना मकान लिया है। पड़ोसियों से पता पूछकर राजरानी जी का बेटा दीपांशु भी उस पते पर चला गया। उसने जाकर देखा कि दरवाजे पर एक चौकीदार बैठा हुआ है और अब वह उस चौकीदार से कहता है, सुनिए भाई साहब, यहाँ इस घर में एक राजरानी नाम की औरत रहती हैं। वह मेरी माँ है। आप जाकर उनसे कहिए कि आपका बेटा दीपांशु आपसे मिलने आया है, या फिर आप मुझे अंदर जाने दीजिए। गार्ड ने उसे वहीं रोक लिया और बोला, मैं फोन करके पता करता हूँ। उसने राजरानी जी को फोन किया और पूछा, माँ जी, बाहर कोई लड़का आया है और वह कह रहा है कि वह आपका बेटा है। उसका नाम दीपांशु है और वह आपसे मिलना चाहता है। राजरानी जी ने गुस्से में कहा कि वह मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा यहाँ मेरे साथ है। उससे कह दो कि चला जाए यहाँ से। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। राजरानी जी के मना करने के बाद चौकीदार ने उसे वहीं रोक लिया और अब वह मन ही मन सोचने लगा कि किस तरह वह अपनी माँ से मिले और किस तरह वह उन्हें मनाएगा, क्योंकि अब तक वह यह तो समझ ही चुका था कि उसकी माँ उससे बहुत नाराज है, जिन्हें मनाने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा, जिसके लिए उसने एक प्लान बनाया। वह चौकीदार जब वॉशरूम गया तो दीपांशु चुपके से घर के अंदर आ गया और अंदर आकर चिल्लाने लगा, माँ, माँ, कहाँ हैं आप? देखो, आपका बेटा आ गया आपसे मिलने के लिए। कितने दिन हुए आपसे मिले हुए? मैं तो कब से तरस रहा था आपसे मिलने के लिए। राजरानी जी को देखकर आगे बढ़ता हुआ दीपांशु बोला, और जैसे ही वह राजरानी जी के गले लगने को हुआ, राजरानी जी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और अमन को आवाज लगाई। अमन अपने कमरे से दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ माँ? आप चिल्ला क्यों रही थी? आप ठीक तो हैं? तब राजरानी जी ने अपने बेटे की तरफ उंगली करते हुए कहा, अमन, इस नालायक को इस घर से निकाल दो। मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। अमन कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी राजरानी जी का बेटा फिर से माँ माँ करता हुआ उनके पैरों में लिपट गया। तब अमन समझा। अमन उसे उठाता हुआ बोला, तो तू है वह नालायक और कमीना बेटा जिसने अपनी माँ को तड़पने के लिए एयरपोर्ट पर छोड़ दिया, जिसने यह भी नहीं सोचा कि वह कहाँ रहेंगी, क्या करेंगी, वह अपना जीवन कैसे जिएंगी, जिसने उन्हें जीते जी मरा हुआ समझ लिया। आज उसे अपनी माँ की याद आई है। तुझ जैसे कमीनों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और तू यहाँ किस इरादे से आया है मैं वह भी जानता हूँ। निकल जा यहाँ से, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा, अमन ने धक्का देते हुए कहा। तब वह लड़का अपने हाथ की नस पर चाकू रखता हुआ बोला, माँ, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूंगा। राजरानी जी उसे इस तरह देखकर बोली, तुझ जैसा स्वार्थी कभी भी अपनी जान नहीं दे सकता, केवल दूसरों की जान ले सकता है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू यह सब ड्रामा किस लिए कर रहा है। तब उस लड़के ने अपनी गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा, माँ, मैं आपका ही बेटा हूँ और अब से आपके ही साथ रहूंगा, और अगर आप इस बात के लिए नहीं मानी तो मैं खुद को मारकर आप लोगों को अपनी हत्या के जुर्म में फंसा दूंगा। या तो मुझे भी यहाँ अपने साथ रखो या फिर मुझे इनाम के वह पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अमन ने जैसे ही उसे धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही उसने अमन को खींचकर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और राजरानी जी को धमकी देने लगा, अगर आपने मुझे इनाम के पैसे नहीं दिए तो मैं इसे जान से मार दूंगा। राजरानी जी अमन की जान को खतरे में देखकर घबरा गईं और बोली, नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं तुम्हें जितनी भी रकम है
सब देने के लिए तैयार हूँ। ऊपर खड़ी हुई वीना यह सब देख रही थी, जिस पर राजरानी जी के बेटे दीपांशु का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वीना ने तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी घटना की जानकारी दी। राजरानी जी ने अमन की जान बचाने के लिए वीना को आवाज लगाई और कहा, बहू, घर में जितने भी पैसे और गहने हैं सब भर लाओ। मुझे मेरे बेटे की जान से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं है। तब यह सब देखकर दीपांशु शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, अरे वाह, बड़ा प्यार है माँ बेटे में। अपने सगे बेटे से इतनी नफरत और इस पराये से इतना प्यार। तब राजरानी जी बोली, सब कुछ तेरे कर्मों के कारण है। जरूरी नहीं कि अपना खून है तो वह ही सगा है या वह ही आपका ख्याल रखेगा। तूने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। उस वक्त मेरा यही बेटा था जिसने मेरा साथ दिया, तो भला मैं आज इसे यहाँ मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ। दीपांशु इन सब बातों में लगा था और क्योंकि वीना ने पुलिस को फोन करके सारी स्थिति बता दी थी, तो पुलिस ने भी चुस्ती दिखाते हुए तुरंत कार्यवाही की। वह समय से पहले वहां आ पहुंचे और सभी लोग इतनी धीरे धीरे अंदर आए कि दीपांशु को अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब उसके सिर पर पुलिस इंस्पेक्टर ने गन तान दी और तभी एक कांस्टेबल ने आकर उसके हाथ से चाकू छीन लिया। अब दीपांशु को पकड़कर पुलिस वाले ले गए और उसे जेल में डाल दिया। सबूतों का कोई अभाव नहीं था क्योंकि पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, किसी की जान लेने की कोशिश करते हुए, जिसके कारण दीपांशु को उम्र कैद की सजा हुई और राजरानी जी अपने बेटे अमन और बहू वीना के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब वे अपना जीवन बहुत सुखी सुखी व्यतीत कर रही हैं। शायद यह अमन और वीना के कर्मों का फल था जो उन्हें मिला। उन्होंने एक असहाय की मदद की और ईश्वर ने फल स्वरूप उन्हें इतना बड़ा तोहफा दे दिया। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपका अपना खून है तो केवल वह ही आपकी सेवा कर सकता है या आपका ख्याल रख सकता है। कई बार पराये रिश्ते इतने अपने हो जाते हैं जितना आपके अपने रिश्ते भी नहीं हो पाए। खून के रिश्ते होने से ही सब कुछ नहीं होता। इंसान के मन में जब तक दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेम भावना ना हो, स्वार्थी व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, चाहे वह उसके अपने ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो मिलती हूँ दोस्तों ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।